Hello everyone. Today we'll discuss the solutions of June 2023 paper of BZYCT 137, which is about genetics and evolutionary biology. So the first question is define the following term. Gene beta जिसको हम commonly factor बोलते हैं. These are the basic hereditary units or elements which was introduced by Mendel. होमोजाइगस कंडीशन हम उसको बोलते हैं अगर क्रोमोसोम्स के ऊपर दोनों ही अलीलिक पेयर सेम हो. मान लो दोनों जो जीन्स है वो डोमिनेंट प्रेजेंट है या दोनों ही जीन्स रिसेसिव प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस. In an individual, two identical alleles may exist for a given character and hence the individual is referred to as homozygous. तो जिस इंडिविजुअल के क्रोमोसोम्स के ऊपर आइडेंटिकल अलील प्रेजेंट होते हैं या तो दोनों डोमिनेंट या फिर दोनों रिसेसिव, उस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन या homozygous individual. Next is position effect. An inversion can reposition a gene on a chromosome wherein its normal level of expression stands altered. अब इन्वर्जन में क्या होता है? अगर सपोज करो हमारे पास कोई होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन्स हैं A, B, C एंड D, और इसमें कुछ इन्वर्जन हुआ, मतलब कि सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, ठीक है. अगर मान लो इसकी पोजीशन की वजह से जो भी एक इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, जो भी इफेक्ट जो चेंज प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी द पोजीशन इफेक्ट. सो एन इन्वर्जन की वजह से रिपोजिशन होती है जीन के क्रोमोसोम पे, वेयर इन इट्स नॉर्मल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन स्टैंड्स ऑल्टर्ड, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन था, जीन जो नॉर्मली काम कर रहा था वो ऑल्टर हो गया. नाउ दिस इज नोन एज पोजिशन इफेक्ट एंड लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन. नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनको हम रूडिमेंट्री ऑर्गन्स बोलते हैं या फंक्शनलेस ऑर्गन, मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन अब उनका कोई ऐसा मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन नहीं है. द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स फर्दर स्ट्रेंथन्स आवर नोशन ऑफ स्पेसिएशन थ्रू एवोल्यूशन. तो ये इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जो उससे भी मतलब जितने हम अपनी जनरेशन देख रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर्स या प्रीवियस एंसेस्टर्स की लाइनेजेस पढ़ रहे हैं, तो उनसे हमारे अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आई, ठीक है. वेस्टिजेस, दैट मीन वेस्टिजियल ऑर्गन्स रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्स दैट वर वंस यूजफुल टू द एंसेस्टर्स. ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो आज तो हमारी बॉडी में इनका कोई फंक्शन नहीं है. दीज आर फंक्शनलेस, बट दे माइट वुड बी अ टाइम जब ये बहुत यूजफुल रहे होंगे या इनका कोई एक प्रॉपर फंक्शन हुआ करता होगा. इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन गॉट मॉडिफाइड इन द डिसेंडेंट्स. सच मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग एवोल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड. तो एवोल्यूशन के टाइम पे ऐसी मॉडिफिकेशंस जो कि हमें मतलब जिसमें हमारे जो ऑर्गन्स है वो फंक्शनली चेंज हो रही है, ठीक है. और वो किस वजह से हो रही है? चेंजिंग एनवायरनमेंट के एडेप्टेशंस की वजह से. मतलब कि वो ऑर्गन्स, उनका पहले फंक्शन था लेकिन विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग सराउंडिंग्स, दैट फंक्शन इज नो मोर नीडेड, ठीक है. नेक्स्ट इज वैलेस इफेक्ट. रीइंफोर्समेंट भी इसको बोलते हैं या वैलेस इफेक्ट भी बोलते हैं. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नेचुरल सिलेक्शन इंक्रीजेज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बढ़ जाती है, कि मतलब नेचर की वजह से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरली जो पॉपुलेशन है, जो स्पीशीज़ है वो ऐसे अडेप्ट होते जा रहे हैं, ऐसे चेंज होते जा रहे हैं कि दे आर इवॉल्विंग इनटू डिफरेंट स्पीशीज़, दे आर बिकमिंग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. It may occur after two populations of the same species are separated and then come back into contact. मान लो दो populations एक दूसरे से अलग हो गई, ठीक है, और उनके अंदर ऐसे naturally select हुए, ऐसे changes आए कि अगर further वो वापस एक ही जगह पे आते भी हैं या meet करते भी हैं, now they are two different species, they cannot reproduce with each other. द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग में अगर हम देखें, मेसेल्सन एंड स्टाल इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल दिया था. कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि बोथ द एलील्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड. नेक्स्ट मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर जो होता है वो मिडिल में होता है क्रोमोसोम के, उनको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक. वॉटसन का रोल था कि उन्होंने कैटालिटिक आरएनए के बारे में हमें बताया था कि आरएनएस भी ऐसे होते हैं जो इंजाइमेटिक या कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग बैरियर्स की बात करें तो उसमें जब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग बैरियर्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्रीजाइगोटिक भी होते हैं और पोस्ट जाइगोटिक भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, बैलेंस ट्रांसलोकेशन एंड अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन. तो अगर हम बात करें बैलेंस ट्रांसलोकेशन की, बैलेंस ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन टू पेयर्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स हो रहा है, मतलब कि उनके जो सेगमेंट्स है वो इंटरचेंज हो रही है. लेट्स से ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इसका सेगमेंट इसके सेगमेंट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है विच विल हेल्प इन एवोल्यूशन. तो ये एवोल्यूशन में हेल्प करेगा, चेंजेस लाएगा, वेरिएशंस लाएगा. और क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम ने सेगमेंट लूज करा तो एक्सचेंज में उसे दूसरा सेगमेंट मिला भी है, जिससे उसके जो जीन्स का जो नंबर है, जो बैलेंस है वो बना रहेगा. इसलिए दीज आर बैलेंस ट्रांसलोकेशंस. लाइक इन्वर्जन्स दे आर यूजुअली विदाउट एनी फिनोटिपिकल कॉन्सिक्वेंस. इनका ज़्यादा कोई फिनोटिपिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता बिकॉज द इंडिविजुअल हैज़ अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल. लेकिन अगर हम बात करें अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन की, दैट मीन्स ट्रांसलोकेशन का मतलब है वन सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज अटैच टू द अनदर वन, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है. सिंपल
translocation inheritance in which one segment of chromosome is attached to the another chromosome can result in unbalanced translocation. मतलब कि अगेन अगर यहाँ से कोई सेगमेंट हटा और वो इधर जाके अटैच हो जाए, ठीक है, तो इसका तो जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो कम हो गया और यहाँ पे बढ़ गया, सो दैट इज अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन. अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन को हम रॉबर्टसनियन ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं और ये ज़्यादातर क्रोमोसोम 13, 14, 15 और मोर कॉमनली 21 में देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज स्किन सिलेक्शन एंड ग्रुप सिलेक्शन. बेटा ये दोनों ही ना सिलेक्शन जो है ये अल्ट्रोस्टिक बिहेवियर को शो कर रहे हैं. और अल्ट्रोस्टिक बिहेवियर या अल्ट्रुइज्म होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जहाँ पे वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके अपने आसपास की लाइफ को बचा रहे हैं. ठीक है, अब इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि अगर आप जिम प्रॉपर्टी किसी नेशनल पार्क वगैरह में जाओगे, टाइगर लेपर्ड वगैरह कोई आता है तो मंकीज जो होते हैं वो कॉलिंग देते हैं. ठीक है, मान लो किसी एक मंकी ने कॉलिंग देनी शुरू करी, आवाज़ देनी शुरू करी, जिसकी वजह से वो बाकी सारे ग्रुप को जो है वो अलर्ट कर रहा है. अब ये भी तो हो सकता है कि वो जो टाइगर या लेपर्ड है उस मंकी को जिसने कॉलिंग स्टार्ट करी थी, बाकी सब तो भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, लेकिन जो मंकी कॉलिंग दे रहा है वो तो टाइगर को नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि टाइगर उसी को अटैक कर दे. तो यहाँ जो हमें मंकी का नजर आ रहा है दैट इज अल्ट्रूस्टिक बिहेवियर. ठीक है, तो अब जो अल्ट्रोइज्म होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है. एक होता है किन सिलेक्शन, एक होता है ग्रुप सिलेक्शन के लिए. तो सिलेक्शन फेवरिंग द अल्ट्रूस्टिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स हिज ओन रिलेटिव और इंडिविजुअल हैविंग सम ऑफ इट्स जीन. तो अगर वो अपने किसी रिलेटिव या अपनी फैमिली को बचाने के लिए बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे किन सिलेक्शन. इट इज बेसिकली अ सिलेक्शन प्रोसीजर दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स रिलेटिव टू अचीव रिप्रोडक्टिव सक्सेस. ताकि वो चाहता है मेरी फैमिली या जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं या जो मेरे किड्स हैं वो बचे, सो दैट हमारी जो रिप्रोडक्टिव जो सीरीज है वो चलती है. This is a strategy developed by an organism even if the organism does not get any benefit both in terms of reproduction and survival. अगर हम बात करते हैं ग्रुप सिलेक्शन की तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे अब वो किसको बचा रहा है, पूरे ग्रुप को बचा रहा है. अ सिलेक्शन विच एम्स द एक्सटिंक्शन ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन सो दैट द अदर पॉपुलेशन कुड बी प्रोपोगेटेड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो मतलब एक ऐसा अल्ट्रूस्टिक बिहेवियर, एक ऐसी सिलेक्शन जहाँ पे हम अपने ग्रुप को तो बचा रहे हैं, नो मैटर उसके लिए जो दूसरा ग्रुप है या जो सामने वाला ग्रुप है वो चाहे उसका जो मर्जी हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉपुलेशन को, एक सर्टेन पॉपुलेशन को हम एक्सटिंक्ट तक होने देंगे लेकिन एक पॉपुलेशन को हम बचाएंगे. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन सजेस्ट दैट पॉपुलेशन इन द यूनिट ऑफ सिलेक्शन एंड नॉट द इंडिविजुअल. तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ सिलेक्शन है वो क्या है, पॉपुलेशन. इन कंट्रास्ट ग्रुप सिलेक्शन इज सिलेक्शन प्रोसीजर दैट डज नॉट अकर इंडिविजुअली बट रादर एट अ ग्रुप लेवल. अब ये एक अकेला पर्सन नहीं कर रहा, ये पूरा ग्रुप ऐसा कर रहा है, वो पूरा ग्रुप जो है मिलकर इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि वो पूरा जो ग्रुप है वो बच जाए. This generally happens by natural selection. This selection mainly occurs where the population is sharply bounded and is in stable state. Next question है हमारा डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. ये तो आई गेस बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम को या एक पेयर ऑफ अलील को हम स्टडी कर रहे होते हैं, और डाईहाइब्रिड में हम एक ही टाइम में दो पेयर ऑफ अलील को स्टडी कर रहे हैं. यहाँ पे F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है और इसमें 9:3:1 है. फिर जीनोटिपिक रेशियोज भी गिवन है. टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 और 1:1:1:1 आता है. तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस बेसिकली डेफिनेशन का आएगा, और आप ये बोल सकते हो इसमें हम एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, इसमें दो को कर रहे हैं, प्लस यू कैन टॉक अबाउट देयर रेशियोज. नेक्स्ट है डिफरेंट मोड्स ऑफ स्पेसिएशन. मतलब हमें सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में डिफरेंस करना है. तो अगर हम स्पेसिएशन की बात करें, स्पेसिएशन का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, नए तरीके के स्पीशीज बनना. Different modes of speciation, that is sympatric speciation, refers to the speciation among individual population living together. मतलब कि ऐसी population में नए species बनना जो साथ में ही रह रहे थे. Allopatric speciation refers to the speciation in population separated by a space. अगर दो population किसी एक space की वजह से एक दूसरे से separate हो गए तो over the period of time, over many years or decades, ये दोनों population में अलग से natural selection हो रहा है, changes हो रही है, variations हो रहे हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से इतनी अलग हो जाएंगे that now these two are different species. ठीक है, सो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज कॉज्ड बाय ज्योग्राफिक आइसोलेशन ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया. यहाँ पे मेन रीजन क्या है, उनके जो ज्योग्राफिकल एरिया वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है कि यहाँ पे कोई माइग्रेशन, कोई एक्सचेंज ऑफ जीन या जीन फ्लो नहीं हो रहा. अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है गैलापागोस फिंचेस, जिसमें हमें इतनी सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. अगर हम बात करते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की, इट इज़ द स्पेसिएशन दैट अकर्स व्हेन टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज लिव इन द सेम ज्योग्राफिक लोकेशन बट इवॉल्व डिफरेंटली अंटिल दे कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड एंड कंसिडर अ डिफरेंट स्पीशीज. मतलब कि एक ही जगह पे बहुत सारे स्पीशीज रह रहे हैं, उनके अंदर अलग तरीके से वेरिएशन, एवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम हम क्या देखेंगे कि ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो दो ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे से इतने अलग हो गए हैं दैट नाउ दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर, दे आर नॉट compatible with each other because now these two have evolved into two different species. तो इस टाइप की स्पेसिएशन को हम बोलेंगे sympatric speciation. These species are called as sympatric species which are closely related to one another, found together in restricted areas without any trace of physical barrier for dispersal. तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं.
जो आप लर्न कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएच एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी। अब आरएच एंटीजन क्या होता है? आरएच एंटीजन वो होता है जो हमारे रीसस ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये भी कंट्रोल होता है बहुत सारे जीन से, जैसे डी सी ई, ऐसे 6 to 7 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से हमारा मतलब है कि इसका रोल हमारी बॉडी में क्या है, मतलब ये क्या डिजीजेस कॉज कर सकता है, वी वांट टू स्टडी दैट। RH फैक्टर इज क्लिनिकली द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO सिस्टम, कि ब्लड ग्रुप A है, B है, O है या AB है। ABO ब्लड ग्रुप इज एसेंशियली चेक फॉर इनकम्पैटिबिलिटी टू अवॉइड एग्लूटिनेशन रिएक्शंस आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है सबसे पहले चेक करा जाता है ABO फैक्टर, कि A ब्लड ग्रुप वाले को A का ही ब्लड चाहिए, B को B का ही चाहिए, एंड सो ऑन। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान दिया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोलिटिक डिजीज इन फीटस एंड न्यूबॉर्न, अ कंडीशन अराइजिंग ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द फीटल ब्लड एंड द मेटर्नल ब्लड। तो अगर हम बात करें RH फैक्टर से रिलेटेड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की या डिजीज की, तो उसमें हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN जिसको बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है दैट इज इराइथ्रोबाइटोलिस, हाँ सॉरी, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है। सो अगर सपोज करो मदर जो है वो A पॉजिटिव है, लेकिन जो फीटस है, जो उनकी वो में फीटस है, वो A नेगेटिव है। ठीक है, दोनों का ABO ब्लड ग्रुप तो सेम है, लेकिन यहाँ पे RH फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो है वो हो सकता है बेबी में। ठीक है। व्हेन मदर कैरीज RH पॉजिटिव फीटस जीन फॉर RH ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड फ्रॉम फीटस फ्रॉम RH फादर, तो अगर सपोज करो मदर जो है वो A नेगेटिव है और फीटस जो है वो क्या है, A पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव जो पॉजिटिव जीन जो है वो फीटस को कहाँ से मिला, फादर से। शी इज इम्यूनाइज टू RH एंटीजन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ दीज एंटीजन्स। अब ये जो एंटीजन्स होते हैं ना, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो पॉजिटिव एंटीजन है वो मदर की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। जब वो मदर की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो मदर उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव एंटीजन है ये तो बेटा मदर के लिए नॉन सेल्फ है। ठीक है, मतलब कि बेबी के पास पॉजिटिव एंटीजन था, बेबी से जो भी नरिशमेंट, जो भी चीज़ एक्सचेंज हो रही है ब्लड के थ्रू, मदर के ब्लड के थ्रू बेबी को मिल रही है, और जो भी वेस्ट या सारी चीज़ें हैं वो बेबी से वापस मदर के ब्लड में जा रही हैं। तो अगर ये पॉजिटिव एंटीजन जो है वो मदर के ब्लड के अंदर गया, तो मदर तो RH नेगेटिव है, तो मदर के लिए ये जो पॉजिटिव एंटीजन है दिस इज नॉन सेल्फ, और मदर की बॉडीज में प्रोड्यूस होंगी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ठीक है जी। So, when RH negative mother carries RH positive fetus, she is immunized to RH antigens due to exposure to these antigens. The first child is not affected. अब क्या हुआ, जो मदर है, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, किसके अगेंस्ट बन गई, RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट बन गई। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती तो ये बेबी की बॉडी में एंटर होकर उसे हार्म नहीं कर सकती, तो वो जो फर्स्ट चाइल्ड था वो जो है वो सर्वाइव करता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ना, वो IgM होती है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी एंटीबॉडी रिप्लेस हो जाती है सेकेंडरी एंटीबॉडी से, तो यहाँ पे आ जाएगी IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो अगर मान लो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में भी, सेकंड बेबी के टाइम में भी वो फीटस पॉजिटिव होता है, तो मदर के पास ये IgG वाली एंटीबॉडीज हैं इसके अगेंस्ट, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, एंड इट विल कॉज अ मेजर हार्म टू द फीटस और टू द चाइल्ड। तो ये फर्स्ट चाइल्ड को तो हार्म नहीं करती, बट ये सेकंड चाइल्ड को हार्म करती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। द फर्स्ट चाइल्ड इज नॉट अफेक्टेड, बट सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द सेकंड fetus may be exposed to maternal anti-RH antibodies. These are anti-D IgG नेचर में, और anti-D इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो RH ग्रुप होता है वो D एंटीजन की वजह से भी होता है, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो ये क्या करेंगी, फीटस के एंटीजेंस को, RBCs को डिस्ट्रक्ट करने लग जाएंगी, हीमोलिसिस करने लग जाएंगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज इन फीटस या हीमोलिटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दे may range from mild to severe, even causing the death of fetus. Hemolytic disease of newborn, which is likely to occur due to RHD incompatibility, क्योंकि ये रिसेस RH जीन की वजह से, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो रहे हैं, तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, it is prevented by injecting anti-RHD immunoglobulin, that is ROD या रोगम भी बोलते हैं, इन मदर एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के बॉडी में ये एंटीबॉडीज जो है वो टाइमली इंजेक्ट करी जाती हैं। IgG रो डी बाइंड्स टू फीटल RH एंटीजन दैट एंटर द ब्लड स्ट्रीम ऑफ मदर एंड प्रिवेंट एलिसिटेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, फीटस का जब एंटीजन मदर की बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो ये एंटीजन को पहले ही किल कर देगा, सो दैट मदर की बॉडी में नेचुरली इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने ही ना। दिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ HDN इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, RH पॉजिटिव फीटस है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, एंटी RH बॉडीज बनेंगी एक्सपोजर के टाइम में, ये मदर की सर्कुलेशन में रहेंगी और प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाएंगी, क्योंकि अब ये है IgG टाइप की। मेटर्नल एंटी RH बॉडीज जो है वो अटैक करेंगी फीटस को नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में, और उसमें हीमोलिसिस कॉज कर सकती है। ठीक है, और अगर हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मदर को एंटी RH एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दे दिया, तो उस वजह से मदर की बॉडी के अंदर नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी ही नहीं।
Fine. So the next question is what is trisomy, by what mechanism does it come to existence? ट्राइसोमी क्या होती है और वो कैसे एग्जिस्ट करती है? ट्राइसोमी का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होना। नॉर्मली हम डिप्लॉयड है तो हमारे क्रोमोसोम को हम 2n से नोट करते हैं। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ट्राइसोमी। इज रेफर्ड एज ट्राइसोमी ऑफ वन एक्स्ट्रा कॉपी ईच ऑफ द ईच ऑफ द टू डिफरेंट क्रोमोसोम इज कॉल्ड डबल ट्राइसोमी। अगर मान लो दो क्रोमोसोम की एक एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, एक मदर से भी एक फादर से भी, तो उसको हम बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। दिस कंडीशन मतलब कि ट्राइसोमी का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है और डिजिग्नेट करते हैं 2n+1 से। ऑल्दो वेरी रेयर, डबल ट्राइसोमी जो होती है जिसमें हमने बोला दोनों साइड से हमें एक एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल जाए, उसके जो केसेस होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। ट्राइसोमिक्स आर करेक्टराइज विद वीकर फिजिकल फीचर्स। अगर जो भी पर्सन ट्राइसोमिक है मतलब उनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उनकी जो बॉडी होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक होगी, पुअर विगर, पुअर स्टेमिना होगा, फर्टाइल या ये हो सकता है कि वो इम्पोटेंट हो, नॉन फर्टाइल हो या उनकी पुअर फर्टिलिटी हो। द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइसोमीज इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने ज़्यादा हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं उतनी ज़्यादा ट्राइसोमीज हो सकती है। ट्राइसोमीज कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ एबनॉर्मल n+1 गेमीट इन फर्टिलाइजेशन। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, हम 2n है, ठीक है, लेकिन जो जैसे फीमेल है, जो एग्स होते हैं, एग्स का प्लॉइडी क्या होता है एन, स्पर्म का भी प्लॉइडी क्या होता है एन। जब ये एन और एन कंबाइन होते हैं तो बन जाता है 2n विच इज नॉर्मल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी एक में गड़बड़ है, नॉर्मली एग होना चाहिए एन लेकिन उसके पास n+1 क्रोमोसोम है, या अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल है उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और उसके जो एग है उसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं ना वो, तो जो फीटस होगा उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा। और अगर मान लो स्पर्म स्पर्म नॉर्मल है, उसके पास n क्रोमोसोम ही है, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा 2n+1। ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म के पास n+1 क्रोमोसोम्स हो और एग जो है वो नॉर्मल हो कंटेनिंग एक क्रोमोसोम, n क्रोमोसोम सॉरी। So trisomy come into existence due to the participation of abnormal n+1 gamete in fertilization. Resultantly, n and n+1 gametes fuse to form 2n+1 zygote which develop in a trisomy. n+1 gametes जो थे वो बने क्यों? वो इसलिए बने क्योंकि उनमें क्रोमोसोम्स जो थे वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हुए मियोसिस के टाइम में। मियोसिस से गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होता है, तो उस टाइम पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मे बी ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम वो n ना होकर वहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। Trisomic organisms are often sterile because due to the presence of extra chromosome, homologous divalent pairing is hampered. Instead, a trivalent may be formed. तो यहाँ पे divalent pairing नहीं हो पाती, इसलिए ज़्यादातर केसेस में ये non fertile होते हैं. This causes irregularity in meiosis. Even if a trisomic is able to form gametes, they are abnormal. अगर इनके gamete formation होगी भी तो वो भी क्या होगी abnormal, जिसके continue होने के या exist होने के chances बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि मान लो जो एक ऑर्गेनिज्म था उसके पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, जो दूसरा पेरेंट है उसके जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 2n+1 बन जाएगा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, अगर आप इसके कॉमन एग्जाम्पल्स देखो तो ट्राइसोमी के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर यह ट्राइसोमी हमें देखने के लिए मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 में, तो इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी जो है वो 21 नंबर है, कैरेक्टराइज बाय फेशियल अपीयरेंस, मस्कुलर हाइपोटोनिया, कॉग्निटिव डिलेज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 को हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिसकी वजह से रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ या फिजिकल डिफॉर्मिटीज देखने के लिए मिलती है। क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइसोमी को हम बोलते हैं पेटाउ सिंड्रोम। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉपी है वो क्रोमोसोम नंबर 13 पे है। द मैनिफेस्टेशंस आर कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी, डिफेक्ट इन नर्वस सिस्टम, वीकर मसल टोन, फिजिकल फीचर्स में डिफॉर्मिटीज या डिसेबिलिटीज। ये भी हो सकता है कि ऑटोसोम में ना होकर ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम में, जिसको हम ट्राइसोमी एक्स या नॉर्मली फीमेल को XX डिनोट करते हैं, इसको XXX डिनोट करेंगे, ठीक है। So this syndrome is a sex chromosome aneuploidy in which an extra chromosome is present in females. Usually such females are taller than normal. Besides, no abnormalities are seen in physical development aspects. डबल वाई सिंड्रोम, अगर एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है तो क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो है तो ऑब्वियसली द ऑर्गेनिज्म विल बी अ मेल। सच मेल्स आर टॉलर देन नॉर्मल। दिस कंडीशन में कॉज एबनॉर्मेलिटीज लाइक वीकर मसल टोन, कर्व फिंगर, कर्वेचर इन स्पाइन मतलब कि बेंट बैकबोन होगी। अदर इफेक्ट्स इंक्लूड लर्निंग एबिलिटीज या कॉग्निटिव या मोटर डेवलपमेंट मतलब कि मेंटल इफेक्ट्स जो होंगे, जो इंटेलेक्चुअल इफेक्ट्स हम बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। अब क्योंकि यहाँ पे वाई तो है तो दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज अ मेल, लेकिन यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की भी दो कॉपीज हैं। द अफेक्टेड मेल्स हैव स्मॉल testes, produce less testosterone due to which their sexual development is highly affected and their characteristics are very different. अगर हम बात करें ट्राइसोमिक कंडीशंस की तो तीन टाइप की ट्राइसोमीज जो होती है वो एग्जिस्ट करती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी. Primary trisomy is a condition in which extra copy of a complete chromosome is present. In other words, the trisomic chromosome is present in 3 identical copies. मतलब 3 identical copies में वो हमें देखने के लिए मिलेगा.
जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो इस क्रोमोसोम में जो तीनों हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल सेम है। सेकेंडरी क्रोमोसोम में क्या होता है, सेकेंडरी ट्राइसोमी में द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हैज टू आइडेंटिकल आर्म्स, दो आर्म्स आइडेंटिकल है। वेयर आज जो थर्ड वाली आर्म है, ठीक है, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम इन विच द आर्म इज डुप्लीकेटेड, इसमें यही आर्म जो है वो डुप्लीकेटेड है, तो यहाँ पे ये बी है, ठीक है। टर्शरी ट्राइसोमी में द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन इन विच कॉपीज ऑफ आर्म्स ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की कॉपीज प्रेजेंट है, जैसे ये था ए बी और यहाँ पे इसका दूसरा वर्जन था सी डी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो एक ए जो है वो इन क्रोमोसोम का प्रेजेंट है और डी जो है वो इस क्रोमोसोम का प्रेजेंट है। दिस टाइप ऑफ ट्राइसोमीज आर नोन एज टर्शरी ट्राइसोमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने कर लिया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ट्राइसोमी कर लिया। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशंस फॉर ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड लाइफ। सो व्हाट वर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारी जो जब अर्थ स्टार्ट हुई थी, प्रिमिटिव अर्थ में ऐसा क्या एनवायरमेंट था जिसकी वजह से लाइफ और मॉलिक्यूल्स जो थे वो स्टार्ट हुए। इसको डिस्क्राइब मेनली करा था ओपरेन एंड हाल्डेन ने। दे प्रपोज दैट द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्ली अर्थ थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ एटम विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये एटम से बने मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए बने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने मिलकर बनाए मैक्रोमोलिक्यूल्स विच रिजल्टेड इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज द सेल। तो एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड देन सेल। तो इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर फॉर्म फर्स्ट फॉलोड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन जो चेंज होती जाती है तो इसी को हम बोल सकते हैं केमिकल एवोल्यूशन, क्योंकि लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं केमिकल बेसिस से स्टार्ट हो रही है, विच कैन नॉट अकर अंडर प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन उस टाइम के एनवायरमेंटल कंडीशन अलग थी, प्रेजेंट कंडीशन के टाइम में ये चेंजेस नहीं देखने को मिल सकते। कंडीशन सूटेबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ओनली ऑन प्रिमिटिव अर्थ। उसी टाइम पे ऐसी कंडीशंस अवेलेबल थी जिसकी वजह से हमें केमिकल एवोल्यूशन देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे जब हम इस केमिकल एवोल्यूशन को पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन करके एक सेल फॉर्म करा, इसको हम 4 फेजेस में पढ़ते हैं। एटमिक फेज, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देन मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एटमिक फेज की बात करें तो अर्ली अर्थ जो था वहाँ पे ज्यादातर एटम्स कौन से प्रेजेंट होते थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, विच वर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि सेल के बनने के लिए जरूरी थे। एटम्स वर सेग्रीगेटेड इन 3 concentric masses according to their weight. The heaviest atom like iron, nickel, copper जो थे वो सेंटर ऑफ अर्थ में थे। जो मीडियम वेट एटम्स है लाइक सोडियम, सल्फर, पोटेशियम वगैरह वो जो थे वो सारे थे कोर ऑफ अर्थ में। और जो लाइटेस्ट एटम जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जितनी भी गैसेस थे ये थी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट। अब ये कंबाइन कैसे हुई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, फ्री एटम्स कंबाइन टू फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन ने कंबाइन होकर H2 बनाया, N2 बना, वाटर वेपर बने, मिथेन बना, मिथेन इज CH4, कार्बन डाइऑक्साइड बना, अमोनिया बना, अमोनिया इज NH3। Hydrogen atoms were the most abundant and most reactive in primitive atmosphere. They reacted with all the oxygen to form water, thereby leaving no free oxygen. तो उस टाइम पे हाइड्रोजन जो था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा था। सो द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, ये याद रखना है। जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, वो था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मतलब कि वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन एटम्स जो थे वो कंबाइन कर रहे थे नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाने के लिए। वाटर और अमोनिया जो थे वो फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे यही आपस में कंबाइन हुआ और बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सिंपल शुगर, ग्लूकोज, राइबोस वगैरह, नाइट्रोजनस बेसिस, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, यूवी रेडिएशन थी, एक्सरेज थे, लाइटनिंग्स थी, प्लस इसके अलावा जो हाई टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया अर्थ का, वो सारी चीज़ें फेवर कर रही थी इनकी। इन ये जो गैसेज है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होकर ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। और सोर्स ऑफ एनर्जी जो थी वो सोलर रेडिएशन, यूवी लाइट, एक्सरेज, लाइटनिंग फ्रॉम केमिकल discharges, all these help, and there was no ozone layer in the atmosphere. A soup like broth of chemicals called prebiotic soup या hot dilute soup form in the ocean of early earth which living cells are believed to have originated. तो माना जाता है कि जो लाइफ है वो एक प्रीबायोटिक सूप से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे ये सूप मतलब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सूप। वंस द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म दे accumulated in water because their degradation was extremely slow in the absence of any life और एंजाइम। उनका डिग्रेडेशन जो था वो इतनी इजीली नहीं हो रहा था क्योंकि उस टाइम में माइक्रोब्स, डिकम्पोजर्स या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, एंजाइम्स नहीं थे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज आल्सो हेल्पफुल टू कीप द सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विदाउट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड डिग्रेडेड। प्लस उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, वहाँ पे हाइड्रोजन तो ज़्यादा थी बट फ्री ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे थे, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो रहे थे। एंड लेटर ऑन दे रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, प्यूरिन, पायरिमिडीन, ये सबसे मिलकर और भी बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो बनने लग गए। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्ट कर रही थी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, मतलब कि फॉर देयर कॉम्बिनेशन। एस.डब्ल्यू. फॉक्स डेमोन्स्ट्रेटेड इफ अ ड्राई मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड इज हीटेड पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज। उन्होंने दिखाया कि अगर अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके हीट करें तो वो एक स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन बना देती है, मतलब कैसे वो पॉलीमराइज हो रही है।
उसी तरह पॉलीपेप्टाइड जो थे वो ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। सिंपल शुगर्स ने ज्वाइन होकर क्या बनाया, पॉलीसेकेराइड। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ने ज्वाइन होकर बनाया फैट्स। और फाइनली ये सारी चीज़ों से हमें मिल गए हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स विच लेटर ऑन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लिविंग स्ट्रक्चर्स लाइक सेल। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ लाइफ एग्जिस्टेड फ्रॉम मॉलिक्यूलर लेवल या केमिकल एवोल्यूशन जो था वो कैसे हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बैकग्राउंड एंड मास एक्सटिंक्शन। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, अब जैसे जैसे बेटा एवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नहीं भी बन रहे, मतलब कि जो खत्म हो रही है, ठीक है, जो आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मतलब कि एक्सटिंक्शन तो हो रहा है। तो अब एक्सटिंक्शन के दो टाइप्स हो गए, एक हो गया बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन और दूसरा हो गया मास एक्सटिंक्शन। अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की, तो वो एक्सटिंक्शन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज, ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट, अवेलेबल रिसोर्सेज की कमी की वजह से। तो ओवरऑल एक एक्सटिंक्शन तो चल ही रहा है ना, कोई भी स्पीशीज एक सर्टेन टाइम के बाद एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मान लो इट कुड बी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, डायनासोर्स एक पीरियड तक थे फॉर 200 to 300 ईयर्स या 200 to 300 मिलियन ईयर्स अगो तक वो थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सटिंक्ट हुए। तो अगर हम बात करें द एवरेज रेट ऑफ एक्सटिंक्शन अक्रॉस जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो नियरली 10 to 25 स्पीशीज पर ईयर, हर साल हम मान के चलते हैं 10 से 25 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एंड इट इज अ रेगुलर इवेंट बिकॉज एवोल्यूशन हो रहा है, बिकॉज चेंजेस हो रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा वो चेंज होगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं होगा। इट इज कॉज बाय पुअर अडेप्टेशन टू द ऑनगोइंग चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड द रेट ऑफ बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन इज स्टडी ओवर जियोलॉजिकल टाइम। इसका जो मोरल जो रेट है वो ओवरऑल सेम ही रहता है, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन जो है वो एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर 10 साल बाद कोई मास एक्सटिंक्शन होगा या हर एक सेंचुरी के बाद कोई मास एक्सटिंक्शन होगा, नहीं, ये एक बेसिक इवेंट्स है कि कुछ मेजर मास एक्सटिंक्शन हमें आज तक देखने के लिए मिले हैं। मान लो 2 से 3 इवेंट्स ऐसे हैं। So basically, mass extinction occur due to rapid environmental changes and exposure to harsh condition during a short period of time. Short period of time में मान लो कोई इतने ज़्यादा एटमॉस्फेयर या environmental changes आ गए जिसमें जो species थे, जो organisms थे, उनके पास sufficient time नहीं था adapt करने के लिए, या वो उतनी जल्दी उतने changes को adapt नहीं कर पाए, ठीक है। Mass extinction has been periodical process throughout the existence of life. A mass extinction is relatively sudden global decrease in the diversity of life forms within a short period of geological time. देयर वाज अ क्वेश्चन आई गेस इन वन ऑफ द प्रीवियस पेपर्स जहाँ पे हमने 4 to 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि मेजर मास एक्सटिंक्शंस जो थे वो कौन से हुए थे, ठीक है। और हमने उसमें से एक में ये भी पढ़ा था कि नियरली 96% ऑफ स्पीशीज़ जो थे वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे, ओनली 4% सर्वाइव। तो हम ये बोल सकते हैं कि आज की जितनी भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, वो उन 4% से ही बची हुई पॉपुलेशन है। अकरेंस ऑफ फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन के लिए बेसिक चीज़ें क्या है जिसकी वजह से हो रहा है एक्सटिंक्शन? अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट इन वन गो, डिफरेंट एंड मेनी टाइप ऑफ स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे टाइप के स्पीशीज एक ही टाइम पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। द एक्सटिंक्शंस आर रेट इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। और ये जो एक्सटिंक्शन है वो बहुत छोटे, बहुत कम टाइम में हमें देखने के लिए मिल गई है। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की अगर बात करें, बैकग्राउंड और मास एक्सटिंक्शन दोनों में ही क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ स्पीशीज़ हो रहे हैं। जो भी स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। बोथ अकर ड्यू टू इधर कंटिन्यूस और फास्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। दोनों का मेजर रीजन जो है एनवायरमेंटल चेंज है। हाँ, बैकग्राउंड में ही हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस स्लोली हैं, लेकिन जो मास एक्सटिंक्शन में है वो सडन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत रैपिड रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। Difference between background and mass extinction, ecological factors such as climate change, loss of habitat, competitive disadvantages, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी क्या करिए हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। लेकिन जो मास एक्सटिंक्शन का जो मेन कॉज है वो क्या है, ओवरली रैपिड वाइड स्प्रेड एनवायरमेंटल चेंजेस। दोनों का जो मेन एग्जैक्ट कॉज है ना वो डिफरेंट है। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मास एक्सटिंक्शन जो है वो हमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में देखने के लिए मिलता है। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तभी हमने कहा कि एवरेज रेट हम मान के चलते हैं कि हर साल 10 से 25 स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होते हैं। वेयर एज मास एक्सटिंक्शन ना प्रिडिक्टेबल है, ना ही वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसका हम कोई एवरेज रेट नहीं निकाल सकते कि कितने साल में कोई एक मास एक्सटिंक्शन सफ़र हम करने वाले हैं, ठीक है जी। सो दिस इज एन अगेन ओवरव्यू और अ बेसिक डिफरेंस विच यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एंड डिस्क्राइब इट डिफरेंट टाइप्स। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है दो स्पीशीज़, दो पॉपुलेशंस को, मान लो ये एक ए है, ये बी है, ये एक ही पॉपुलेशन का पार्ट है, लेकिन अब इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट रखना है। एक दूसरे से ये कैसे डिफरेंट हो रही है, जिसकी वजह से इनमें नेचुरल सिलेक्शन या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, दोनों स्पीशीज़ में इतने अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये पॉपुलेशन और ये दोनों पॉपुलेशन दे बिकम टू डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है कि क्या ऐसा मैकेनिज्म है जिससे ये एक दूसरे से इतने डिफरेंट होते जा रहे हैं। आइसोलेटेड मैकेनिज्म, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल और इंटरनल गवर्निंग फोर्स देयर विल बी नो स्पीसीएशन। अगर कोई ऐसे फोर्सेस होंगे ही नहीं जो इन्हें अलग करे तो स्पीसीएशन होगा ही नहीं, दो डिफरेंट स्पीशीज बनेंगे ही नहीं। आइसोलेटेड मैकेनिज्म आर इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज
Isolating mechanism is any process that reduces or prevent the gene flow between two populations. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्हें आइसोलेट कर रहे हैं ताकि इनके बीच का जो जीन फ्लो है वो रुक जाए. अभी हमने पढ़ा था एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो पॉपुलेशंस जोग्राफिकल बॉर्डर की वजह से अलग हो जाए कि अब इनके अंदर जीन फ्लो जो है वो रुक गया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम हम देखेंगे बोथ द पॉपुलेशंस हैव इवॉल्व डिफरेंटली एंड नाउ दे आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट स्पीशीज. दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर. ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक बैरियर, कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए जो उनके बीच का जीन फ्लो जो है वो बंद कर दे. तो इसी इसी पे बेस हमने अभी पढ़ा था, देयर आर मेनी टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. जैसे कि पहला है वॉलेस इफेक्ट, रीइंफोर्समेंट भी जिसको हम बोलते हैं. इट इज द प्रोसेस बाय विच नेचुरल सिलेक्शन इंक्रीजेस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. दो स्पीशीज में ऐसे नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, मतलब वो इस तरीके से इवॉल्व या चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ अडेप्ट हो रही है दैट नाउ दे आर डेवलपिंग इनटू टू डिफरेंट स्पीशीज. इट मे अकर आफ्टर टू पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज आर सेपरेटेड एंड देन कम बैक इनटू कॉन्टैक्ट. ऐसे भी हो सकता है कि दो पॉपुलेशन एक दूसरे से दूर हुई और फिर जब वापस आई तो नाउ दे आर इनकम्पैटिबल टू ईच अदर. If their reproductive isolation was complete, then they would have already developed into two separate incompatible species. इफ़ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज इनकम्प्लीट, अगर वो पूरे तरीके से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं हुए थे, अगर उनके बीच में जीन फ्लो पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ था, देन फर्दर मीटिंग बिटवीन द पॉपुलेशन विल प्रोड्यूस हाइब्रिड्स. तब क्या होगा, अगर ऐसी दो पॉपुलेशंस जो एक दूसरे से डिफरेंटली इवॉल्व तो हो रही हैं लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई कि वो एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हो जाए, अब अगर इनके स्पीशीज़ आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो जो स्पीशीज़ हमें मिलेगा वो होगा हाइब्रिड. इफ़ द हाइब्रिड्स आर इनफर्टाइल, अगर ये हाइब्रिड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ से फॉर्म हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये इनफर्टाइल हों या फिर ये लेस फर्टाइल हो, but less fit than their ancestors. Then there will be further reproductive isolation and speciation essentially occurred. तो फिर हम कह सकते हैं अब अगर ये हाइब्रिड्स ही ऐसे हैं कि आगे फर्टाइल कर, दे आर नॉट फर्टाइल, तो इनमें कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज या कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन तो होने ही नहीं वाला, ये जनरेशन तो यहीं पे खत्म हो गई. तो दैट मीन्स ये दोनों जो है इनमें स्पेसिएशन टू सम एक्सटेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर ये इंटरब्रीड कर भी पा रहे हैं, जो हाइब्रिड्स फॉर्म भी हो रहे हैं, उनमें कोई भी कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस को आगे नहीं लेके जा पा रहा. The next factors are ecological isolation. Ecological isolation occurs with the interaction of individual with their environment due to resource acquisition. Resources की वजह से जब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को लेकर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अलग अलग वे में अडाप्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें नेचुरल सिलेक्शन या जो अडाप्टेशन है वो डिफरेंट वे में हो रही है. द नेचुरल सिलेक्शन गवर्न देयर इकोलॉजिकल फैक्टर्स वेयर द पॉपुलेशन इज इन डिफरेंट एनवायरमेंट और पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटिंग डिफरेंट रिसोर्सेज एक्सपीरियंस कंट्रास्टिंग नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर्स ऑन द ऑर्गेनिज्म टू बिकम रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड. मतलब कि एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही कोई जगह है हैबिटेट जहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ रह रही है, ठीक है, लेकिन इसका जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है, ये हैबिटेट क्या फूड खाते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे अपना फूड फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, प्लस ये ऑर्गेनिज्म, इन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें नेचुरल सिलेक्शन अलग होगी, इसमें अलग होगी, दे विल डेवलप इनटू टू डिफरेंट स्पीशीज एंड हेंस द स्पेसिएशन टुक प्लेस थ्रू द इकोलॉजिकल आइसोलेशन. The next thing is sexual isolation. Sexual selection can lead to speciation. Sexual selection की वजह से भी speciation होता है. अगर सपोज करो दो populations आपस में interbreed नहीं कर रही, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, अगर उनमें आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही, अगेन कोई जीन फ्लो नहीं है, दोनों की जो एवोल्यूशन है, अडेप्टेशंस हैं, जो दोनों के नेचुरल सिलेक्शन है वो डिफरेंट वे में वर्कआउट करते जा रहे हैं, एवोल्यूशन जो है, जो वेरिएशन है वो अपने अपने वे में आती जा रही है, और क्योंकि दोनों के बीच में सेक्शुअल सिलेक्शन की वजह से कोई भी जीन फ्लो नहीं हो रहा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो रहे, दे आर इवॉल्विंग इन टू डिफरेंट वेज एंड दस रिजल्ट इन टू डिफरेंट स्पीशीज. सो दिस इज सेक्शुअल सिलेक्शन. In many organisms, it is seen independently of natural selection. It is also said as splitting of an existing species into two separate species. एक ही species थे लेकिन अब वो evolve होकर दो different type के species बन गए. The next category is reproductive barrier. Reproductive barrier मतलब कि organisms जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ reproduce नहीं कर पा रहे, interbreed नहीं कर पा रहे, या मे बी अगर interbreed कर भी रहे हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो नहीं हो रहे, ठीक है. अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्री जाइगोटिक या फिर पोस्ट जाइगोटिक. देयर आर क्रिटिकल एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ड्यू टू विच डाइवर्जेंस इन स्पीशीज अकर. डाइवर्जेंस इन स्पीशीज का मतलब है कि दो पॉपुलेशन एक दूसरे से डिफरेंटली इवॉल्व कर रही है. एंड अ जर्म लाइन ऑफ स्पीशीज इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड थ्रू क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक कंटामिनेशन. अगर इनके बीच में क्रॉस कंटामिनेशन होगी, या क्रॉस होगा, या आपस में जीन फ्लो होगा, इंटरब्रीडिंग होगी, तो ये एक दूसरे के क्लोज रहेंगे. दीज बैरियर्स मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज बाय रिड्यूसिंग जीन फ्लो बिटवीन देम. ये बैरियर है, बैरियर का काम क्या होता है, रुकावट. तो मतलब ये जो रुकावट है वो जीन फ्लो को रोक रही है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंटली इवॉल्व हो रहे हैं. अर्नस्ट मेयर हैज क्लासिफाइड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन नंबर ऑफ वेज लाइक प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग. तो अगर हम प्री मेटिंग की बात करें तो प्री मेटिंग के अंदर हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब कि वो इंटरप्रीट ही नहीं कर पा रहे. इसके डिफरेंट फैक्टर्स क्या है, प्री जाइगोटिक भी हो सकता है. मैकेनिज्म आर द मोस्ट इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डिसेंडेंट दैट इज वीक, नॉन वायबल और स्टेराइल. दीज मैकेनिज्म इंक्लूड फिजियोलॉजिकल और सिस्टमिक बैरियर्स. जैसे कि
Behavioral isolation. Different type of behavioral isolation have been noticed, like courtship dances among various birds and animals. Sometimes proximity to each other is a isolation. Some animals tend to live in isolated male bands and search for female during mating season, and only that way their behavior becomes a limitation due to non-proximity with females in different season. तो बेसिकली मान लो अगर एक ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, लेकिन कोर्टशिप के टाइम में मेल जो है वो किसी दूसरी जगह पे जाके ही अपनी फीमेल पार्टनर को सिलेक्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से भी, इस बिहेवियरल इश्यू की वजह से, विद इन द सेम पॉपुलेशन उनका जीन फ्लो जो है वो बंद हो गया। अब वो जीन फ्लो जब अपनी पॉपुलेशन में बंद हो रहा है, नाउ द टू पॉपुलेशंस आर इवॉल्विंग इनटू डिफरेंट वेज। ठीक है। उसके अलावा हो सकता है मैकेनिकल आइसोलेशन। The flowers of many species like angiosperms have evolved to attract and reward a single or a few pollinator, like insect, bird, or any animal. Their wide diversity of form, color, fragrance, and presence of nectar, in many cases, is the result of co-evolution with the pollinator species. This dependency on its pollinator species also act as a reproductive isolation barrier. अब जैसे कि जो फ्लावर्स है वो पॉलिनेट करते हैं, मतलब एंथर्स जो है वो एक फ्लावर के एंथर दूसरे फ्लावर के सिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होंगे, तो एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के साथ जीन फ्लो होगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए डिपेंडेंट है किसी ना किसी बर्ड पे, इंसेक्ट पे, एनिमल्स पे, विंड पे या वाटर पे। तो अगर वो एनिमल्स या वो सोर्स ऑफ पॉलिनेशन प्रेजेंट है तो ये ट्रांसफर हो पाएगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से भी, इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से भी, दे आर ऑल्सो सफरिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बैरियर। उसी तरह है गेमेटिक आइसोलेशन। द सिंक्रोनस spawning of many species of coral and marine reefs mean that interspecies hybridization can take place as the gametes of 100 individual of 10 of species are liberated into the same water. There are chances of cross-fertilization of several species, but compatibility of gametes is important to fertilize. It has been observed that if in case fertilization occurred, they are unable to produce hybrid offspring despite the fact that gametes are found at the same time and in the same place is due to phenomena known as gamete incompatibility. मतलब कि मान लो एक कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर फिशेज रह रही हैं या कॉरल्स हैं, उन्होंने एग्स ले करें। ठीक है। और दूसरे टाइप के फिशेस, बहुत सारे टाइप के फिशेस थी वहाँ पे। तो स्पर्म से एग और स्पर्म मीट हुए, फर्टिलाइजेशन में रिप्रोड्यूस हुई। अब मान लो ये जो एग है वो एक टाइप के पॉपुलेशन का है, ये जो स्पर्म है वो दूसरी स्पीशीज़ का है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो या तो इनफर्टाइल है, अगेन जो जनरेशन है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो गेमीट्स हैं, जो एग और स्पर्म एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में तो आ रहे हैं बट इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही। क्यों? बिकॉज दे आर इनकम्पैटिबल टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों टाइप के गेमीट्स एक दूसरे से इनकम्पैटिबल है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, देन ऑल्सो दे विल लीड टू स्पीसिएशन, देन ऑल्सो दे विल बी आइसोलेशन इन देम। ठीक है। उसी तरह अब नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्ट जाइगोटिक। पोस्ट जाइगोटिक में मतलब होता है कि अब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, लेकिन उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से इनमें आइसोलेशन हो रही है। ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज़ वेरी सिंपल। आई हैव ऑलरेडी मेड अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक आइसोलेशन, तो अगर आपको डिटेल चाहिए आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन के, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। विद दिस वी आर डन विद द पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, and most importantly, all the best for your exams.